हम सब परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया सुल्तान का जो जन्म हुआ था वो 1205 में हुआ था। ठीक है, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। और माता का नाम था कुतुब बेगम। अगर हम रजिया सुल्तान की शाही नाम का बात करें तो था जलालत उद्दीन रजिया, और सामान्यतः हम सब रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ये कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। और इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी, यानी कि मुगल साम्राज्य की विजय हुई थी। और याद रखिएगा, इसमें जो क्षेत्रीय बदलाव हुए थे वो हुआ था दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का कब्जा 1526 में जो हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। उसके बाद दूसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत का, वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। इसमें जो लड़ाई हुई थी वो बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। बैरम खां जो था वो अकबर का सेनापति था, और हेमू जो था वो आदिल शाह सूर का सेनापति था। लेकिन तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। लेकिन कौन से वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस का सुंदर उदाहरण है? तो है चोल कला का। ठीक है, किसका? चोल कला का। पिंक सिटी जयपुर को किसने स्थापित किया था? तो ये किया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। और याद रखिएगा, पिंक सिटी जयपुर जो है राजस्थान का कैपिटल है, इस चीज को आप मेंशन जरूर कर लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र हुआ करता था? तो था बौद्ध धर्म। पहली बार बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित हुई थी? तो हुआ था राजगृह में, जो कि अभी राजगीर के तौर पे जाना जाता है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो है वानभट्ट। ठीक है, वानभट्ट किसके समकालीन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहां है? यह है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो वह थे महात्मा गांधी के। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो थे महादेव देसाई। कौन सा देश हीरो, ठीक है, जो हीरा होता है उसकी कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड जो है हीरे की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है? हमारे देश का कौन सा वो पार्ट है जो कि इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है? तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो होता है गुजरात में। और सबसे लंबी जो समुद्री तट है हमारे देश का, वो गुजरात में है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहां है? तो है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है हिमालय का, और ये कहां पर है? नेपाल में। और हमारे देश का जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो है असम में। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा आप जानते हैं कि नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ, जो अस्तित्व में आया, वो 2015 में आया। और इसके पहले योजना आयोग के तौर पे कार्य कर रहा था। तो योजना आयोग के जैसा ही है। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो इस नाते नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, तो है नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो इस लिहाज से प्रथम अध्यक्ष हुए नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में है राजीव कुमार। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? तो ये द्रोणिका कहलाता है, यानी कि बेसिन कहलाता है। इस चीज को आप मेंशन कीजिएगा कि नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बेसिन कहलाता है। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? तो वह देश है इंग्लैंड। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। तो सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? तो है एकात्मक शासन। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसकी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो है 500। और सबसे ज्यादा जो संख्या है आपका कहां पर है? तो यह है
यूपी में कितनी है आप कमेंट करके बताइएगा। यूपी विधानसभा में कितने सीटें हैं? किस भारतीय ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो है मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, भारत के वो शख्स जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो है मोरारजी देसाई। कौन सा शहर है जो दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों का संयुक्त रूप से कैपिटल है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट करके आप बताएंगे। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, डायनामाइट जो है इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ग्लिसरीन होता है। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपको भी पार्टिसिपेट करनी है, आपको भी भाग लेनी है और जो क्वेश्चंस का मैं आंसर पूछ रहा हूं देनी है कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो है ऊर्जा का। ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है? तो ये हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है तेलंगाना का कैपिटल है। और याद रखिएगा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 29वां राज्य बना था तेलंगाना, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से 28वां राज्य हो गया है हमारे देश का। ठीक है, कब बना है? 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ये करता है अनुदैर्ध्य तरंग गति में। महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो ये पूर्व दिशा में बहती हैं। याद रखिएगा, महानदी और कावेरी नदी जो है वह जिस ओर बहती है वो दिशा है पूर्व दिशा। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था? तो वो थे जहांगीर। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमने आपको बताया था कि चंदन का जो वृक्ष पाया जाता है या लकड़ी का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक इज द राइट आंसर। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, फिनांस कमीशन की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो है लोथल। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? अगर आपको पता है कमेंट करके बताइएगा। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो वह बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, जो श्रीनगर में स्थित है शालीमार बाग जो काफी फेमस है, आप जानते हैं, इसको बनवाया था शाहजहां ने। अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो वह थे अब्दुल रहीम खाने खाना। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो है अरब प्रायद्वीप। त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो याद रखिएगा ये भूमि से वायु में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह पटियाला में। क्लियर? चलिए, वित्त विधेयक कहां पेश किए जा सकते हैं? तो ये केवल लोकसभा में पेश होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध पाया जाता है? तो वह उष्ण कटिबंध। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का कटिबंध है वो कौन सा है? तो वह उष्ण कटिबंध। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो है नवीकरणीय ऊर्जा का। याद रखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में, और देहरादून जो है उत्तराखंड का कैपिटल है। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो ये प्रतिरोध और निम्न ध्रुवणांक होता है। किस चीज का बना होता है? फ्यूज का तो तार होता है, वो किस चीज का बना होता है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर क्या होता है? तो ये कम हो जाता है। ठीक है, किसी तरल पदार्थ का घनत्व जो है वह गर्म करने पर क्या होगा? कम हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम करता है। काफी आसान है आपके लिए, बहुत से लोगों को काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन रिवीजन के तौर पे आप इसे जरूर देखिएगा। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो है जिब्राल्टर। ठीक है, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में हम जानते हैं जिब्राल्टर को। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो है अरुण शौरी। एशियन विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो है मनीला, फिलीपींस में। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में।
तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो वह था इबादत खाना। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वह चीन, और हमारा देश आता है दूसरे पोजीशन पे। संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो है अटल बिहारी वाजपेयी, और इनको 2014 में क्या दिया गया था? भारत रत्न। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारी जल यानी कि D2O क्या होता है? तो भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज की थी H.C. उड़े ने। भारी जल का अनुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 20। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड एवं सल्फेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान क्या होता है? तो जल का पीएच मान होता है लगभग 7। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल यानी पीने लायक जल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो वह विधि है निर्लवणीकरण। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है किस विधि के द्वारा? तो वह जो प्रक्रिया है जिसे समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है वह है उत्क्रम पराशरण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ कौन सी प्रक्रिया द्वारा करती है? यानी गंदे पानी को जो स्वच्छ पानी में परिवर्तित करती है वह फिटकरी किस प्रक्रिया के द्वारा करती है? तो वह प्रक्रिया है स्कंदन प्रक्रिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, वह कौन सी गैस है जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होती है? तो वह गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है किस उत्प्रेरक का? तो वह है निकेल। भार के अनुसार पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशतता होती है? तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है H2O में 11.11%। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ जो मिश्रित होता है वो होता है हीलियम गैस। आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सल्फर हेक्साक्लोराइड यानी SF6 अणु का आकार कैसा होता है? तो इसके अणु का आकार होता है अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल। और मैं बता दूं कि यह जो है यह एक अकार्बनिक गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा अज्वलनशील यानी कि बिना जलने वाला गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायर में जो भरी जाती है वह गैस होती है नाइट्रोजन। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम जो है यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन? तो सभी हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी के लिए किया जाता है तो वह हैलोजन होता है ब्रोमीन यानी कि Br। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वारेजिया बनाया जाता है किसके द्वारा? तो एक्वारेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है तो वह अम्ल यानी एसिड कौन सी है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। और यह जो है इसे ये है नमक का अम्ल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। धोने के सोडे यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। इस दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और धोवन सोडे का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसे वुड स्पिरिट यानी कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है तो इसका बहुलक है आइसोप्रोपीन। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है केवलर जो कि एक पैरारेमिड सिंथेटिक फाइबर होता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का।
वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है वह द्रव होती है लैक्टिक एसिड, जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो है वह थकान का अनुभव करने लगती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर में प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा होता है। तो अंगूर में जो ऑर्गेनिक अम्ल पाया जाता है वह होता है टार्टरिक अम्ल यानी कि टार्टरिक एसिड। सिरका किसका एक जलीय घोल है। सिरका घोल है एसिटिक एसिड का। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप है। तो यह ऑक्टेन संख्या माप है पेट्रोल की गुणवत्ता की। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो किया था वो किया था डॉक्टर एस.वी. देसाई ने। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी के मुख्य अवयव कौन है। तो एलपीजी के मुख्य अवयव होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक होता है ब्यूटेन। इंडियन गैस एक एलपीजी जो है यह मिश्रण किस किस चीज़ का है। यह मिश्रण इंडियन गैस मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है किस चीज़ का। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो वह उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल यानी एसिड छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है किसका। तो उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है। तो वह है एलिथ्रीन। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है 47%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है किस रूप में। तो यह होता है एमाइड के रूप में। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो वह रासायनिक पदार्थ है पोटेशियम साइनाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है किस रूप में। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है 1000 किलोग्राम CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वह रसायन होता है सिल्वर आयोडाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके कृत्रिम बादल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो यह कहते हैं टाइटेनियम को। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। लाल स्याही किससे बनाई जाती है। लाल स्याही बनाया जाता है इयोशीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय भूमि सुधार के रूप में कार्य करता है क्या। यह कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है। तो यह है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो यह तत्व है हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, यह मापी जाती है गाइगर काउंटर से। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस चीज़ में। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह करते हैं एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिससे ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनता है वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनता है। तो वह बनता है समतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो होता है समतल और उत्तल दर्पण। आप याद रखिएगा कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वह होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो होता है उल्टा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है फ्रेंड्स। तो बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा
को नियंत्रित करता है परितारिका। आप याद रखिएगा कि आंख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश होती है उसकी मात्रा को जो नियंत्रित किया जाता है वो परितारिका के द्वारा किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोल है वो कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो वह समतल दर्पण होगा। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होता है। उसके बाद आता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, आप सभी को पता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसके पीछे जो रीजन होता है फ्रेंड्स वो होता है अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से पानी से भरी जो बाल्टी होती है उसकी गहराई हमें कम प्रतीत होती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, वो भी अपवर्तन की वजह से होता है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन से दर्पण? तो अवतल दर्पण। आप याद रखिएगा जो सोलर कुकर है उसमें जो दर्पण का यूज होता है वो होता है अवतल दर्पण। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो होता है अवतल दर्पण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसे नोट डाउन कीजिएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगता है वो लगता है उत्तल दर्पण। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो होता है संतृप्त प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है तो ये होता है सिलियरी पेशियों के द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो होता है 25 सेंटीमीटर। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो हमारा आंख का पुतली होता है वह किस प्रकार कार्य करता है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो वह अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए जो हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, जो मूवी देखने जाते हैं, तो उसमें जो पर्दा होता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो है ऊर्जा का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये काफी इजी है, टंगस्टन का बना होता है, आप सभी को पता भी है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो है ओम मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो वह जनित्र कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो वह कौन सा लेंस यूज करेगा? तो अवतल लेंस। वहीं अगर हम दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे की बात करें तो उसे उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, तेज प्रकाश में आंख की पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटी हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति साफ देख सकते हैं। देखिए जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है वह दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। ठीक है, और नजदीक की जो चीजें हैं उसे क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अंधविंद। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। आप याद रखिएगा जो हमारा नेत्र है, आंख है, उसमें उत्तल लेंस होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है, जैसे कि आप सब देख भी पाते हैं डेली। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ये होता है लगभग 2 मिनट का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नेचुरल है यानी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग कौन सा है? तो है रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो होता है टेस्ला।
डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो होता है दिष्ट धारा। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो होता है विद्युत चुंबक का। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो वह हृदय और मस्तिष्क। आप याद रखिएगा, हृदय और मस्तिष्क जो है वो मानव के वैसे दो महत्वपूर्ण भाग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो होता है नरम लोहे का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था फैराडे के द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो होता है पेशीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो है सूर्य। ठीक है, डेनमार्क को कहा जाता है तो पवनों का देश के नाम से प्रचलित है डेनमार्क। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो है सिलिकॉन। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? देखिए यहां पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो वह सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? तो वह हरित लवक। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। दाब का मात्रक पास्कल होता है जैसा कि आप सब जानते हैं, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये किया गया था 1971 में, 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो है कैलोरी। ठीक है, चलिए विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो यह है एम्पियर। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप याद रखिएगा, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वह किया था न्यूटन ने। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल की बहाव को मापा जाता है क्यूसेक से। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की है। इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को पता भी है पहले से। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पलवन के नियम से संबंधित है। सयांता की इकाई क्या होती है? तो पॉइज होता है। इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो होता है काइनेटिक एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो है घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाती है तो घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो है तृतीय नियम। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम से मापा जाता है तरंग धैर्य। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वह है डेवी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो वह दिया था रदरफोर्ड ने। लोहे की सुई
पानी की सतह पर तैरती है तो इस परिघटना का कारण क्या है? तो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? तो है पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है कि बार्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, बार्नौली थ्योरम जो है वह ऊर्जा संरक्षण पर क्या है? आधारित है।